वेलकम फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अब तक हमने सेक्शन 20 तक कवर कर लिया है और आज हम सेक्शन 21 से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 21 में स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातों के ऊपर गौर करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, हम कहीं भी रहें, वेदर हम हमारे घर में रहते हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाते हैं, या फिर हम किसी स्टेट में रहें, किसी डिस्ट्रिक्ट में रहें, या फिर हम कहो तो हम किसी भी कंट्री में रहें, किसी भी कंट्री में माइग्रेट करें, कहीं पर भी रहने के लिए हमें उस कंट्री, उस जगह के कुछ नियम कायदे, कुछ तौर तरीके होते हैं जिसको हमें पूरा करना होता है। पर फ्रेंड्स, ये जो तौर तरीके हैं या जो नियम कायदे हैं, नॉर्मली उस घर का या फिर उस जगह का कोई सुप्रीम कमांडर कहो या फिर जो सुप्रीम अथॉरिटी है वही डिसाइड करती है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप भी किसी घर में रहते हैं या फिर आप जिस घर में रहते हैं, हो सकता है उसके नियम या तो आपके पिताजी, आपके फादर ने या ग्रैंडफादर ने या मदर ने या फिर ग्रैंड मदर ने बनाए हो और उन्हीं रूल्स रेगुलेशंस को आप फॉलो करते हुए आप रह रहे हो। तो जब इसको वास्ट लेवल पे लेके जाते हैं और जब हम एज ए कंट्री के लेवल पे लेके जाते हैं, तो फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर जो कंट्री के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, हमें उन्हें फॉलो करना है और उन्हीं को फॉलो करते हुए हमारे सारे जो डिसीजंस है, सारे काम है, उन्हीं को करना है। पर क्या हो अगर हमें उस कंट्री के, उस जगह के जो रूल्स हैं उनके बारे में, उनके नियम के बारे में पता ही नहीं है, और ऐसे में जब उन रूल्स की इग्नोरेंस हम कर देते हैं क्योंकि हमने इग्नोर कर दी है, हमें कुछ पता ही नहीं है उन रूल के बारे में, और उस इग्नोरेंस के बाद में अगर हम कोई काम कर देते हैं तो उस काम का क्या वैल्यू रह जाता है। हालांकि हम सब जानते हैं कि हम कोई भी काम, किसी भी के साथ भी कोई भी काम करते हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट, एक अनुबंध के बेसिस पर ही करते हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर हमने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मान लो उस किसी रूल्स के, रेगुलेशंस के इग्नोरेंस में हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो अब उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, यही हमें सेक्शन 21 में पता चलेगा। सेक्शन 21 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमें यह बताता है, इसमें सबसे पहले इसकी हेडिंग ये है कि इफेक्ट ऑफ मिस्टेक्स एज टू द लॉ। इसका मतलब क्या है कि जब कोई भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो वह इस बेसिस पे कभी भी वॉइड नहीं हो सकता कि भारत में, जैसे हम सिटीजन हैं भारत के, तो भारत में लागू कोई भी कानून है, भारत में कोई भी जो लॉ इन्फोर्स है, अगर उसको इग्नोर करते हो, अगर हम कोई मिस्टेक कर देते हैं, तो उस बेसिस पे जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड नहीं हो सकता। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है कि हम कोई भी एक ऐसी मिस्टेक, ऐसे नियम को भूलते हुए करते हैं जो कि भारत में लागू ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि भारत में कोई कानून लागू है जिसके बारे में हमें नहीं पता, ठीक है, अब हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, बाद में हमें पता चलता है कि नहीं, कानून तो ये बोलता है, पर यहाँ जो इग्नोरेंस है वो हमारी है, क्योंकि एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसमें लागू जितने भी कानून हैं, जितने भी कायदे, जितने भी नियम हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ऐसे में जो हमने मिस्टेक करी है, जो भारत में लागू कानून के होने के बावजूद हमें उसकी नॉलेज नहीं थी, उस जो इग्नोरेंस की वजह से हमने जो मिस्टेक करके जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, उस बेसिस पे अगर हम बोले कि नहीं, हमें तो पता नहीं था, अब हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, तो ऐसा नहीं, पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा। इसका एग्जांपल ये है कि मान लो ए और बी दो लोग हैं, ए ने बी को 5,000 रुपये या फिर 5 लाख रुपए की एक अमाउंट दिया, ठीक है, उस टाइम तक बी को ये पता था कि हाँ ठीक है, ए ने मेरे को पैसा दिया है और मुझे इसे वापस करना है। अब इस चीज़ में उन्हें 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल के बाद भी अपनी ऑनेस्टी दिखाते हुए ए को एक बॉन्ड साइन करके एक दे देता है कि नहीं, ये जो पैसा तुमने मुझे दिया है इसको मैं लौटा दूंगा। अब उन्होंने जब ये बॉन्ड साइन करके दे दिया, उसके बाद में बी को पता चलता है कि ए ने जो उसको पैसा दिया है, ए ने जो उसको अमाउंट दिया था, वो तो एज ए गिफ्ट दिया था, बट क्योंकि अभी बी ने
यहाँ बॉन्ड साइन करके ए को दे दिया है, तो अब इस बेसिस पे बी ये क्लेम नहीं कर सकता कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये जो अमाउंट मुझे मिला है वो एज ए गिफ्ट मिला था या फिर एज ए डेट मिला था। तो इस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हो सकता, क्योंकि जो उसने जो बॉन्ड बनाया है वो भारत में लागू कानून के अकॉर्डिंग ही बनाया है। तो अब भारत में जो कानून है उसके अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट बना है, इसके बेसिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हो सकता कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो एज पर लॉ बना है जो कि इन्फोर्स है इंडिया में। अब इसका एक और एग्जांपल जो उसमें सेकंड लाइन लिखी थी कि जो भारत में लागू नहीं है कानून, उसमें अगर मिस्टेक हो जाए उस बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कैसे हो जाता है। जैसे कि मान लो ए और बी है, अगेन ए और बी एक्सचेंज ऑफ बिल, जो कि फ्रांस का जो एक्सचेंज ऑफ बिल है उसके बेसिस पर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, आप रहते इंडिया में हो, कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में कर रहे हो, तो उस बेसिस में आपको नियम भी इंडिया के ही मांगने हैं। आप एक्सचेंज ऑफ बिल का नियम अगर फ्रांस वाला यूज़ करके अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वाजिब सी बात है वो तो कैंसिल होना ही होना है। तो सेक्शन 21 हमें यही बताता है कि जो कानून इंडिया में लागू है, जो कानून जो लॉ इन्फोर्स है इंडिया में, अगर उसकी इग्नोरेंस आप कर रहे हो और इग्नोरेंस करके अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तो बाद में आप इस बात को क्लेम नहीं कर सकते कि नहीं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो, मेरे को तो ये पता नहीं था, इस वजह से मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाए। कैसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी ड्यूटी है कि आपको भारत में लागू सभी कानून के बारे में नॉलेज होनी ही चाहिए। ये सेक्शन 21 में लिखा हुआ है। इसके आगे अब हम चलते हैं सेक्शन 22। सेक्शन 22 हमें क्या बताता है? सेक्शन 22 हमें ये बताता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी पार्टी है, ठीक है, जो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो मिस्टेक कर देती है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। तो यहाँ एक सिंगल पार्टी, जो कॉन्ट्रैक्ट में जो दो पार्टीज है, जो दो पक्ष हैं, उनमें से जो एक पक्ष, एक जो साइड है, एक जो पार्टी है, वो गलती कर देती है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। तो ऐसी कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। सेक्शन 20 जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा, उसमें हमने ये बताया था कि अगर दोनों पार्टी मिस्टेक में है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। यहाँ है कि अगर एक पार्टी अगर मिस्टेक में है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा। तो ऐसा क्यों है कि जब दोनों पार्टी मिस्टेक में है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा था और एक पार्टी की गलती पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो रहा है? ऐसा इसीलिए नहीं हो रहा है कि वहाँ जब दोनों पार्टी की मिस्टेक थी, इसका मतलब ये है कि वहाँ हमने एक बात ये पढ़ी थी कि जब दोनों पार्टी जो मैटर ऑफ फैक्ट है उस पर ही, जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है उस पर ही अगर गलती कर देती है तो ऑटोमेटिक नल एंड वॉइड हो जाता है। पर यहाँ सेक्शन जो 22 है इसमें ये लिखा हुआ है कि जब एक पार्टी है उसकी तरफ से मैटर ऑफ फैक्ट पर गलती हुई है, इसका मतलब ये कहना चाहता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो एक पार्टी ने अपने लेवल पे सब कुछ बताया, पर जो सामने वाली पार्टी है उसने मैटर ऑफ फैक्ट पे मिस्टेक कर दी, उसने उस मैटर को समझने में गलती कर दी। तो इसमें जो सामने वाली पार्टी, उसकी तरफ से तो सब कुछ सही था, तो उसकी क्या गलती है कि अगर सामने वाली पार्टी गलती कर दे रही है उसके बेसिस पे वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो जाए। इसीलिए जब मैटर ऑफ फैक्ट पे किसी एक पार्टी की गलती है तो उस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा। इसको अभी हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि मान लो किसी प्रॉपर्टी की नीलामी चल रही है, उस प्रॉपर्टी की नीलामी का एक नॉर्मल सा ये कंडीशन लिखी हुई है कि नीलामी के जस्ट बाद में खरीददार वाली पार्टी को 50% का अमाउंट जमा कराना है। अब इस नीलामी में मान लो ए नाम का कोई बंदा पहुंचता है और वह ये पढ़ लेता है कि उसको 5% का अमाउंट इमीडिएट जमा कराना है, बाकी का उसे बाद में देना है। जब ये नीलामी कंप्लीट होती है और ए इस नीलामी को कंप्लीट कर लेता है तो उस कंडीशन में जाके जब ए कहता है कि नहीं मैंने तो 5% पढ़ा था, मैं तो 5% अमाउंट ही दूंगा, नहीं तो ये नीलामी, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल किया जाए। ऐसे केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मैटर ऑफ फैक्ट की तरफ तो जो नीलाम करने वाली पार्टी थी उसने अपने बारे में सब कुछ सही बताया। गलती यहाँ एक ही थी क्योंकि उसने मैटर ऑफ फैक्ट को सही तरीके से नहीं समझा। तो इस सिचुएशन में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल नहीं होगा। जबकि
सेक्शन 20 में जो हमने पढ़ा था उसमें ये था कि जब दोनों ही पार्टी जो मेन कंटेंट है उसके बारे में गलती कर दे रही थी, यहाँ एक पार्टी की गलती है कि वह उस कंटेंट के बारे में नहीं समझ पा रही है, इस बेसिस पे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता है। तो हमें एक बार दोबारा से कंप्लीट कर लेते हैं कि सेक्शन 20 हमें ये बताता है कि जब दोनों ही पार्टी है, अगर दोनों पार्टी की मिस्टेक होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में और वो जो मिस्टेक है वो कंटेंट जो मेन कंटेक्ट जो मैटर ऑफ सब्जेक्ट है, जो मेन कंटेक्ट है उसी में ही गलती कर दे रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जा रहा है। सेक्शन 21 में हमने इतना पढ़ा है कि कोई भी जो लॉ जो भारत में लागू है, जो इन्फोर्स इन इंडिया है, उस लॉ को इग्नोर करने के बाद में अगर कोई मिस्टेक कर देता है, इग्नोर कर रहा है तो डेफिनेटली मिस्टेक करेगा ही। तो ऐसी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट अगर वॉइड करने की बोलेगा तो वो वॉइड नहीं होगा। तीसरी सिचुएशन, तीसरा जो हमने सेक्शन 22 में पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि भाई किसी एक पार्टी की अगर मिस्टेक है कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा केस में भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने तो अपना बेस्ट दिया था। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन क्या आ जाता है कि हमने जो पुरानी सिचुएशन पढ़ी थी फ्री कंसेंट वाली, एक तो फ्रॉड था, एक मिस रिप्रेजेंटेशन था। अगर फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन अगर पार्टी कर रही है, उसके बेसिस पर अगर मिस्टेक हो जा रही है तो एज पर सेक्शन 22 जो यहाँ पे लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक वॉइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन आ जाता है तो ऐसे केसेस में यहाँ पे जो फ्री कंसेंट है वो कॉज्ड हो जाता है और एज पर सेक्शन 17 और एज पर सेक्शन 18 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, क्योंकि सेक्शन 17 फ्रॉड है और सेक्शन 18 मिस रिप्रेजेंटेशन है। तो इस बेसिस पे वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। तो यहाँ हमने समझ लिया है, यहाँ एक्सेप्शन यही कह रहा है कि शर्त इतनी सी है कि वो जो मिस्टेक है वो वन पार्टी की तरफ से हो रही है और जो सामने वाली पार्टी है वो फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन ना करे, तो ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा। फ्रेंड्स, यहाँ गौर करने वाली बात है कि हमने सेक्शन 10 जब पढ़ रहे थे उस टाइम पे ही जो हमने पढ़ा था कि एग्रीमेंट, क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उसकी कुछ शर्तें थी, उसकी कुछ 4 मेन पॉइंट थे। एक था कॉम्पिटेंट जिसको हमने सेक्शन 11 में पढ़ा, उसके बाद दूसरा था फ्री कॉन्सेंट जिसको हमने अब कवर कर लिया, क्योंकि फ्री कॉन्सेंट जो सेक्शन 14 में हमने पढ़ा उसका जो 5th क्लोज था वो यही था कि मिस्टेक डन बाय अंडर द सेक्शन 20, 21 एंड 22 जिनको हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में उसमें 2 और इम्पोर्टेंट लाइन थी सेक्शन 10 में, क्या सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट लाइन 2 और थी, वो थी लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, जिनको अब हम सेक्शन 23 में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक है, इसीलिए किसी भी वीडियो को बिना स्किप किए एक एक चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम सेक्शन 23 के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ अपने सजेशंस कमेंट में दें, और अगर हमारी वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल अगर बेनिफिशियल लगती है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।